Hello, students, and welcome back. I hope everyone is doing well, everyone is studying, and everyone is making their own study notes क्योंकि वो सबसे जरूरी है हमारे लिए, हमारा नीट क्रैक करने के लिए सेल्फ स्टडी नोट्स होना। एनसीईआरटी पूरी तरह से हम लोगों को पता होना चाहिए एंड मोर ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई होप आप लोग सब बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज सॉल्व करना चालू करो। बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है, आप उसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम भी हमारे लेक्चर में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, लेकिन आप भी अपना काम चालू रखो। Anyways, we are going to move ahead with the next important chapter. Now, this is your chapter from NCERT 11th standard unit number 5. आपको तो पता ही होगा, नए सिलेबस के हिसाब से जो एनटीए ने भी डिक्लेयर किया, सीबीएसई ने भी डिक्लेयर किया, जिसमें जो फिफ्थ यूनिट था एनसीईआरटी का 11th का जो फिफ्थ यूनिट है उस ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम का एक पहला चैप्टर था जो डिलीट हो गया। ऑफ कोर्स उसके कुछ वीडियोस मैं बनाने वाला हूं जो आपको मिल ही जाएंगे एज एन इंफॉर्मेशन, जरूरी है हमारे लिए। बट because that chapter is deleted, therefore we are going to start from today with another chapter, and that chapter is nothing but the breathing and exchange of gases. देखो, अभी हम लोग खाना खाते हैं, बराबर है? We all eat food, right? हम लोग सब लोग खाना खाते हैं naturally. Why do we eat food? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? Perfect. Because we eat food. Why? Because we need what? We need energy. करेक्ट, एनर्जी चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खाना खा रहे हैं, राइट? आर वी गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड और द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड? फैंटास्टिक. द फूड, वी आर गोइंग टू गेट एनर्जी नॉट फ्रॉम द फूड बट फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज न्यूट्रिएंट्स. करेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज न्यूट्रिएंट्स. मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है, डॉक्टर हूं ना इसके लिए. ओके, सो दे आर नोन एज द न्यूट्रिएंट्स. कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट विच एक्ट्स एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. व्हाट डू वी कॉल दैट एज? वी कॉल दैट एज ग्लूकोज. परफेक्ट. तो हम लोगों को क्या चाहिए? ग्लूकोज. अच्छा, कैन वी गेट एनर्जी ओनली फ्रॉम द ग्लूकोज? ऑब्वियसली आंसर नहीं है ना, क्योंकि ग्लूकोज के साथ मुझे क्या लगेगा? फॉर ग्लूकोज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड आई नीड ऑक्सीजन. करेक्ट. और जब मुझे ऑक्सीजन मिलता है, वो ऑक्सीजन मैं यूज करता हूं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंड दैट इज द प्रोसेस विच गिव्स अस एनर्जी. क्या बोलते हैं उसको? लवली. द प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. फैंटास्टिक. ओके, अगर ये प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं तो सवाल ये आता है कि सर अगर ये रेस्पिरेशन है तो व्हाट डू वी मीन बाय ब्रीदिंग? क्योंकि ब्रीदिंग को तो हम लोग रेस्पिरेशन ही बोलते हैं ना. बिकॉज इफ आई आस्क यू क्वेश्चन रेस्पिरेशन, तो आप बोलोगे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, taking in air and giving out air. But children, taking in air and giving out air, that is inhalation or exhalation, or inspiration and expiration, is known as breathing, and it is not called as a respiration because breathing is a part of respiration. So what do we mean by respiration? So respiration takes place. अच्छा, respiration से मुझे क्या मिल रहा है? respiration से मुझे मिल रहा है energy. Meaning, can I say that this process is taking place inside the cell? करेक्ट, द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. सेल के अंदर कौन एनर्जी बनाता है? लवली, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. करेक्ट, तो ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का. सो ऑब्वियसली दैट प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस इनसाइड द सेल. तो यहां पे होता क्या है? सो बेसिकली रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. So how do we define respiration? Respiration is a biochemical process by which the food or organic components, तो कौन सा organic component था? That is glucose, are oxidized to liberate energy in the form of ATP. करेक्ट, जो मैंने बताया कि ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता क्या है? एनर्जी. करेक्ट, एंड दिस इज ऑल टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. तो यहां पे ना एक अपना केमिकल फॉर्मूला है. सो वी आर गोइंग टू गेट ऑक्सीजन. डाइजेशन से मुझे मिलेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा मुझे लंग्स से, राइट? तो बनेगा रेस्पिरेशन का प्रोसेस. आर यू गेटिंग दिस? एंड बिकॉज देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जितने भी है इन सब का क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन. इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस. क्लियर? So that is what is known as the catabolic process. Now, what is the chemical reaction? Photosynthesis का भी रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन रेस्पिरेशन का भी रहेगा. मुझे कौन सा कंपाउंड चाहिए? फूड, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? दैट इज C6H12O6. मतलब क्या? ग्लूकोज. जिसका क्या हो रहा है? जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब मुझे क्या लगेगा? ऑक्सीजन. परफेक्ट, 6O2. अगर ये दोनों रहेंगे तो बनेगा क्या?
दैट इज एटीपी। लेकिन डायरेक्ट एटीपी बनेगा क्या? तो यस, लेकिन उसके साथ बनेगा बाय प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू गेट? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहता है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, उसके साथ आएगा वाटर, और वाटर के साथ आएगा एनर्जी, दैट इज 38 एटीपी मॉलिक्यूल। अभी यहां पे मैंने 38 इसके लिए लिखा है क्योंकि इट्स एन एरोबिक रेस्पिरेशन, पढ़ेंगे हम लोग बाद में। So naturally there is another respiration जहां पे we don't utilize, or rather the organisms of the cells will not utilize oxygen, तो उसको बोलते हैं anaerobic। ओके, तो ये एरोबिक रिएक्शन है जिसमें हो रहा है क्या? जिसमें हो रहा है respiration, right? And as I said, respiration में बनता है energy molecule, energy is released in the form of ATP, that is adenosine triphosphate। जो थर्ड बॉन्ड जो होता है ना, that is called as a energy bond, correct? So naturally as we discussed earlier also, for getting the energy what do we need? प्रोड्यूस एनर्जी करने के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड, सबसे पहले मुझे चाहिए ग्लूकोज। ग्लूकोज मुझे कहां से मिलेगा? ग्लूकोज आई विल गेट फ्रॉम द फूड। ग्लूकोज के साथ मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सो आई विल गेट ग्लूकोज फ्रॉम द फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो मतलब दो अलग अलग सिस्टम्स काम कर रहा है एक फंक्शन के लिए, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ओके, एंड दैट इज हाउ द एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। लेकिन मुझे जैसा भी ग्लूकोज चाहिए तो ग्लूकोज का मतलब लाने के लिए डाइजेशन होता है। तो वो जो मैंने बताया ना कि डिलीट हो गया चैप्टर, तो उसमें ये प्रोसेस है डाइजेशन प्रोसेस, जिसमें स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अभी वो हम लोग नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडिंग, ट्राइंग टू स्टडी कि हाउ ऑक्सीजन वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द एयर। तो एयर से अगर ऑक्सीजन लेना है तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, हर एक का अपना मेथड रहेगा। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज, वेरियस मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रीदिंग इन ऑर्गेनिजम्स। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, सो वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ एनिमल किंगडम एंड किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें टिपिकल जो फाइलम चालू होता है ना पॉरीफेरा से, तो वहां से हमने शुरुआत किया है। देखो कौन सा ऑर्गेनिज्म में क्या क्या मिलता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, हाउ डू दे टेक द एयर इन। तो सबसे पहला आएगा स्पॉन्जेस, उसके बाद आएगा सिलेंट्रेट्स, और उसके बाद आएगा फ्लैटवर्म, दैट इज नोन एज व्हाट? प्लैटीहेल्मिंथ। सो दिस इज पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, प्लैटीहेल्मिंथ। अब ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है। इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे स्पॉन्जेस में देयर इज नो टिश्यू, यहां पे सिलेंट्रेट्स में और फ्लैटवर्म में देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज बट नो प्रॉपरली डेवलप्ड सिस्टम्स। तो ऑब्वियसली इनका जो एक्सचेंज ऑफ गैस है, दे आर ऑल वाटर बॉडीज ना, तो इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? इट विल बी ऑलवेज थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। तो ये पहला हो गया, 3 फाइलम। उसके बाद नेक्स्ट वन इज अर्थवर्म, दैट इज नोन एज एनिलिड्स। ओके, एनिलिडा में क्या होता है? अर्थवर्म विल हैव अ मॉइस्ट स्किन, सो दे डेवलप अ मॉइस्ट स्किन हियर कॉल्ड एज द क्यूटिकल। तो स्किन के ऊपर एक ऐसा मॉइस्ट सरफेस, स्टिकी मॉइस्ट सरफेस आना चालू हो जाता है, विच इज नोन एज द क्यूटिकल, थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस, सो अगेन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। तो बॉडी सरफेस से ही होगा बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। ओके, जो पहले भी हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद फ्लैटवर्म, रादर एनिलिड्स के बाद आता है इंसेक्ट्स, दैट इज आर्थ्रोपोडा, करेक्ट। अभी इंसेक्ट्स में जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, आर्थ्रोपोड्स है ये। तो ये ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? अभी देखो पहले क्या था, पहले ऐसे था कि सिर्फ सेल्स थे, उसके बाद टिश्यूज बनना चालू हो गया। अभी क्या बनना चालू हो गया? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो यहां पे एक छोटा सा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होना चालू हो जाता है, उसको नाम दिया है ट्रेकियल सिस्टम। सो आर्थ्रोपोड्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एज स्पाइरिकल, और स्पाइरिकल के साथ ये जो आता है दैट इज नोन एज द ट्रेकियल सिस्टम। अभी ये है क्या? तो यहां पे कैन यू सी द ओपनिंग्स हियर, इधर एक ओपनिंग दिख रहा है आपको और यहां पे एक ओपनिंग दिख रहा है, राइट। सो दिस ओपनिंग्स आर नोन एज व्हाट? दिस ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज द स्पाइरिकल, दिस वन। ओके, सो दिस ओपनिंग, सॉरी, या ओके, सो दैट इज नोन एज द स्पाइरिकल, राइट। तो आप इमेजिन करो कि देखो यहां पे हमने लिया है, वी हैव एन ओपनिंग हियर कॉल्ड एज द स्पाइरिकल, ठीक है। ये पता नहीं क्या हो रहा है, अच्छा, वी हैव एन ओपनिंग हियर कॉल्ड एज द स्पाइरिकल, राइट। स्पाइरिकल से एयर विल एंटर इन, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज व्हाट? ट्रेकिया। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड होके बना दिया उसके ब्रांचेस, और बहुत सारे ब्रांचेस बनके, तो उसको नाम क्या दिया? ट्रेक्यूल। तो ये जो है ना, दिस आर ऑल कॉल्ड एज द ट्रेक्यूल्स। ओके, तो ये सारे ट्रेक्यूल्स है, एंड ट्रेक्यूल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यूज। ये सीधा टिश्यूज के कॉन्टैक्ट में है। मतलब एक्सचेंज कैसे हो रहा है? राइट फ्रॉम एक्सटर्नल एयर टू द टिश्यूज, बीच में कुछ भी नहीं है, करेक्ट। सो दैट इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस, सो इट इज नोन एज ट्रेकियल सिस्टम। ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। कॉकरोच इनकेस अगर कंटिन्यू रहा आपके सिलेबस में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं रहा तो भी आई विल गिव यू एन आइडिया कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है। तो ये हो गया हमारा इंसेक्ट्स में, बराबर है। अदर देन दीज इंसेक्ट्स, ठीक है, सो द एयर विल एंटर थ्रू द स्पाइरिकल एंड देन पासेस थ्रू द ट्रेकिया एंड गोज टू द और सिस्टम्स।
टिश्यूज एंड वाइस वर्सा, वैसा ही एयर बाहर आएगा। ओके अच्छा, इंसेक्ट्स में या फिर आर्थ्रोपोड्स में वी हैव एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो पानी के अंदर रहता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस पर्टिकुलर एनिमल हियर, सो यहाँ पे जैसे ये लॉबस्टर वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, दे विल हैव अ स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स नोन एज द गिल्स, क्योंकि पानी में है ना, तो स्पाइरिकल उसमें काम में नहीं आएगा, तो इनको काम में कौन रहता है, गिल्स। तो गिल्स विल हेल्प देम टू इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके चलो, और कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे स्पाइडर्स एंड क्रैब्स, अभी इनमें ना एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डेवलप होना चालू हो जाता है। जैसे स्पाइडर में वी आर गोइंग टू हैव स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन में वी आर गोइंग टू हैव द बुक लंग्स। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ऐसा वाला, ये वाला, ओके, सो दिस इज नोन एज द बुक लंग। ओके और उसके साथ साथ अगर आप किंग क्रैब देखते हो तो किंग क्रैब में भी आपको मिलेगा बुक गिल्स। ओके सो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स व्हिच आर डेवलप्ड हियर कॉल्ड एज द बुक लंग्स एंड बुक गिल्स। सी ये सारे नाम आपको याद रखने क्योंकि नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर डूइंग दिस, राइट। देन आता है मोलस्क। मोलस्क मतलब क्या, सॉफ्ट बॉडी एंड हार्ड शेल्ड एनिमल। अभी देखो एनिमल धीरे धीरे डेवलप होने लगा ना, तो ऑर्गन सिस्टम्स भी डेवलप होने लगे। ओके सो द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर आल्सो डेवलपिंग। जैसे टेरेस्ट्रियल मोलस्क रहेगा, मतलब जो जमीन के ऊपर रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, लंग्स। और वही अगर वो पानी के अंदर रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, गिल्स। ऑक्टोपस सिंपल, पानी में आया तो गिल्स और जमीन के ऊपर आया तो लंग्स। ओके सो अगेन यू हैव टू रिमेंबर, ऑक्टोपस इज एन एग्जांपल ऑफ मोलस्क। इट्स एन एनिमल हैविंग हार्ड शेल्ड एंड सॉफ्ट बॉडी। ओके उसके बाद मोलस्का के बाद आता है रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। अब ये कैसे एनिमल्स है, दे आर ऑल टिपिकल टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एनिमल्स। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन ब्रीदिंग के लिए उनको पानी के बाहर ही आना पड़ता है। व्हाई, बिकॉज दे हैव अ वेल डेवलप्ड लंग्स टू गेट एडाप्टेड टू द एनवायरमेंट। तो इनका जो ब्रीदिंग होता है, दैट ब्रीदिंग विल बी विद द हेल्प ऑफ lungs, properly developed lungs and a properly developed respiratory system. Is it clear? So that is found in reptiles, mammals as well as what? Mammals including humans. तो हम लोगों में भी यही रहेगा। ओके अच्छा, इसमें ना अगर आप देखोगे क्लासेस है ना अलग अलग, जैसे ये वाले जो नए सारे क्लासेस है ना, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, बर्ड्स है, लेकिन इसके अलावा और दो क्लासेस है। कौन से? वेरी गुड, पाइसेस एंड एम्फीबियंस। तो इनमें क्या होता है, तो पाइसियंस अगर आप देखते हो या फिर एम्फीबियंस जैसे यहां पे दिया हुआ है, तो एम्फीबियंस में फ्रॉग है, करेक्ट। और फ्रॉग का क्या टेंडेंसी होता है, फ्रॉग विल रिमेन इन द ऑन द सॉइल और अबव द सॉइल ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड इट इज ऑलवेज इन अ डॉर्मेंट स्टेट ड्यूरिंग समर एंड विंटर, सो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। तो उस टाइम पे क्या होता है, सो जब व्हेनेवर इट इज हाइबरनेटिंग और एस्टिवेटिंग, एट दैट टाइम इट विल ब्रीथ थ्रू द स्किन। यहां पे वो स्किन से ब्रीथ कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल दिस एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ स्किन। एंड समटाइम्स व्हेनेवर इट इज ऑन द लैंड, देन इट विल ब्रीथ थ्रू द लंग्स। लंग से ब्रीथ करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्मनरी। ओके सो इट इज नोन एज पल्मनरी रेस्पिरेशन। तो ऐसे दो ब्रीदिंग के प्रोसेसेस है, वन इज नोन एज क्यूटेनियस, अदर वन इज नोन एज पल्मनरी। स्किन से तभी होता है जब वो डॉर्मेंट स्टेट में पानी के अंदर रहेगा तब, और लंग से तभी होता है व्हेन इट इज ऑन द लैंड। ये तो हो गया एम्फीबियंस। तो नेचुरली आखिरी वाला कौन सा आया, पाइसियंस, मतलब कौन से, एनिमल्स लिविंग इनसाइड द वाटर, टिपिकल वाटर बॉडीज, डेवलप्ड फिश, तो उसमें दे हैव वेल डेवलप्ड गिल्स। ओके सो हियर वी हैव द गिल्स व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीरीज ऑफ प्लेट्स, इंटरनल एक्सटर्नल। देखो यहां पे भी है एक्सटर्नल प्लेट्स, इधर दिख रहे हैं आपको ऐसे, इंटरनल प्लेट्स यहां पे भी दिख रहे हैं, correct. So they have a well developed external and internal plates that helps in exchange of gases. अभी पानी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना आपके घर में या फिर आजू बाजू में कहीं पे भी एक्वेरियम अगर रहेगा, ऑब्जर्व द फिश क्लोजली, यू विल ऑलवेज फाइंड कि फिश है ना, ऐसा उसका माउथ रहता है और कंटिन्यूसली टक 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 करते रहता है। तो ये जो कंटिन्यूस ऐसे ऐसे चलता है, तो वो क्यों होता है, बिकॉज द फिश इज नोन टू टेक द एयर थ्रू द, रादर वाटर थ्रू द माउथ एंड रिलीज इट ओवर द गिल्स। क्या करता है, वो पानी लेता है माउथ से अंदर और गिल्स से बाहर निकालता है। तो ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस चालू रहता है ना, इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस इनसाइड द गिल्स। जब पानी ऐसे गिल्स से निकलेगा तो गिल्स के साथ एक्सचेंज होता है गैसेस का। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, और जो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होता है तो उसका नेचुरली कंटेंट और कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो जाएगा, कम। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो ऑब्वियसली रेट ऑफ ब्रीदिंग कैसा हो जाएगा, ज्यादा। एंड दैट इज व्हाई टक 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 ऐसे दिखेगा आपको। मतलब क्या कर रहा है, ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स है कंटिन्यूअसली ब्रीथ करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देयरफॉर द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज हायर।
अच्छा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर गिल्स से पानी आएगा बाहर तो उसका एक अपना करंट रहेगा, उसका एक अपना फ्लो रहेगा, तो ऐसे 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 पानी आते रहेगा। और ब्लड फ्लो जो होता है ना, अगर पानी ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उनके अंदर का गिल्स का जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो ये डायरेक्शन में होता है। सो वाटर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ब्लड इज मूविंग इन अदर डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं काउंटर करंट। मतलब दोनों का फ्लो कैसा रहता है, ऑपोजिट, and because their flow is opposite, so that counter current mechanism helps them in the effective exchange of gases. As you can see here, for example, अगर आप देखोगे तो एक फ्लो इधर से और एक फ्लो इधर से, अगर आप ये देखोगे ना, दिस इज करंट फ्लो। करंट फ्लो मतलब बोथ द फ्लूइड्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन। दिस इज काउंटर करंट फ्लो, एक फ्लूइड ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है और दूसरा फ्लूइड दूसरे डायरेक्शन में मूव हो रहा है। So that has the 100%, nearly 100% exchange, and that is known as the counter current mechanism. So this is going to maximize the exchange of oxygen. क्योंकि ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म ना, इसके लिए। तो आप देखो फिश, अगर आप देखोगे तो फिश ऐसे दिखता है, बराबर है, उसका ऐसा माउथ रहेगा लाइक दिस, करेक्ट। मैं ऐसे डायग्राम निकाल रहा हूं, मैं बहुत जबरदस्त नहीं हूं डायग्राम में, लेकिन फिश दिख रहा है आपको, ओके। और यहाँ पे गिल्स है, राइट। तो क्या होता है, पानी ऐसे माउथ से आएगा और ऐसे बाहर आएगा, तो ब्लड कैसे मूव होगा, ब्लड ऐसे मूव हो रहा है। गेट इन दिस? सो दिस इज नोन एज काउंटर करंट। गिल्स के अंदर पानी अगर ऐसे मूव हो रहा है तो ब्लड ऐसे मूव हो रहा है, एंड दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, करेक्ट। सो एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ दिस एंटायर मैकेनिज्म, राइट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि एग्जैक्टली ये सारा प्रोसेस कैसे होता है अलग अलग एनिमल्स में, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना क्या है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम। तो वो हम लोगों को देखना पड़ेगा बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एडवांस्ड एंड इवॉल्व्ड टाइप ऑफ सिस्टम। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये पहला वाला लेक्चर जो बहुत छोटा बनाया मैंने, क्योंकि जो शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है, ब्रीदिंग की बात हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हो रही है, तो बहुत सारे मिसनॉमर्स है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं लेकिन वो ब्रीदिंग होता है, जिसको हम लोग ब्रीदिंग होता है वो हम लोग समझ नहीं पाते, तो बहुत अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो वो हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे जब ये चैप्टर को थोड़ा सा हम आगे लेकर जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट परफेक्टली समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज how this entire mechanism will take place and what is human respiratory system. Okay, so I hope everyone has understood this. NCERT में रीड करना चालू करो, अपने सेल्फ स्टडी नोट्स कर लिखना चालू करो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। टिल देन, नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले ये लेक्चर अच्छे से देख लेना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।